हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आई कैन इफ आई वांट टू बाय एलन फे एंड आर्नल्ड लैज़रस बुक के बारे में। रवीश एक साधारण लड़का था जो अपनी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव चाहता था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं चल रहा है। नौकरी में भी मन नहीं लग रहा था, रिश्तों में भी कुछ कमी सी महसूस हो रही थी और हर दिन वो बस इसी सोच में डूबा रहता था कि आखिर क्यों उसके साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त सिमा से हुई। सिमा ने उसे एक किताब दी जिसका नाम था मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहता हूं। यह किताब एलन फे और आर्नोल्ड लाजरस द्वारा लिखी गई थी। सिमा ने उसे कहा, रवीश, तुम अक्सर कहते हो कि तुम बदलना चाहते हो, तो ये किताब पढ़ो। इसमें कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। रवीश ने किताब को नजरअंदाज करते हुए कहा, यार, किताबें पढ़ने का टाइम कहाँ है? मैं अपनी लाइफ में पहले ही बहुत कुछ कर रहा हूं। लेकिन सिमा ने उसे हंसते हुए कहा, तुम्हें तो सिर्फ एक सही दिशा की जरूरत है, फिर देखो कैसे सब कुछ बदलता है। रवीश ने सोचा, चलो एक बार पढ़ ही लेता हूं। उसने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में तो उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या लिखा है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे महसूस हुआ कि इसके शब्दों में कुछ खास है। किताब में पहला लेसन था अवेयरनेस ऑफ कॉमन मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों को पहचानने की समझ। लेखकों ने बताया था कि जिंदगी में हम बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों को पहचानने से हम सुधार कर सकते हैं। रवीश को याद आया कि उसने कितनी बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया था बिना यह सोचे कि वो गलती कर रहा था। ऑफिस में, घर में, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी अक्सर उसकी बातों में तीव्रता आ जाती थी और वो बिना सोच समझे कुछ ऐसा बोल देता था जो बाद में उसे खुद पर शर्मिंदा करता था। क्या ये उसकी कॉमन मिस्टेक्स में से एक थी? रवीश ने अगले कुछ पन्ने पढ़े और धीरे धीरे उसने उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में सोचना शुरू किया। किताब में लिखा था कि इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उन गलतियों को पहचानने के लिए एक गहरी समझ की आवश्यकता होती है। रवीश को लगा कि शायद यही वो वजह है कि उसकी जिंदगी में कई चीजें सही नहीं चल रही थीं। वो अपनी गलतियों को पहचानने में नाकाम था। उसे समझ में आया कि शायद वो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करता था जो धीरे धीरे बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती थीं। रवीश ने सोचा, कभी सोचा था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन क्या अगर मैं कुछ गलत कर रहा था और मुझे इसका एहसास ही नहीं था? यही सोचते सोचते उसने किताब का अगला चैप्टर खोला। किताब में लिखा था कि हम में से अधिकतर लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं जो किसी खास कारण से होती हैं। इन गलतियों का सामान्य कारण ये होता है कि हम अपने अंदर की डर या फिर अनिश्चितता से बचने के लिए कुछ गलत निर्णय लेते हैं। कभी कभी हम नकारात्मक सोच की वजह से अपनी लाइफ में ऐसे विकल्प चुन लेते हैं जो सही नहीं होते। रवीश को एक सच्चाई का एहसास हुआ, क्या मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही फैसले ले रहा हूं? वह अक्सर खुद को ऐसे सवाल पूछता था जब उसे अपने जीवन के फैसलों पर पछतावा होता था। कभी कभी वह ऑफिस में किसी काम को टालता था क्योंकि उसे डर लगता था कि वह सही तरीके से नहीं कर पाएगा। कभी कभी वह घर पर अपनी पत्नी से बात नहीं करता था क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो क्या होगा। यह डर और संकोच उसकी जिंदगी में कई गलतियां पैदा कर रहा था। किताब के अगले पन्नों में रवीश को एक नया नजरिया मिला, रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न ऑफ सेल्फ सैबोटाज, यानी अपने ही हाथों से खुद को नुकसान पहुंचाने के पैटर्न को पहचानना। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे हम अक्सर अपने ही डर और संकोच के कारण अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। रवीश को यह विचार बिल्कुल नया लगा। वो सोचने लगा, क्या मैंने कभी अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश की थी? क्या मैं हमेशा डर के कारण ही आगे नहीं बढ़ पाया? किताब में लिखा था कि डर को पहचानने के बाद उसे नियंत्रित किया जा सकता है। रवीश ने सोचा, अगर मैं अपने डर से भागता रहा तो मैं कभी भी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाऊंगा। किताब में यह भी लिखा था कि हम में से अधिकतर लोग अपने फैसले दूसरों के विचारों या रायों पर आधारित करते हैं, बजाय इसके कि हम खुद पर विश्वास करें। कभी कभी यह दूसरों का दबाव या समाज की मान्यताएं होती हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं।
रवीश को यह समझ में आ गया कि वह अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता था और उनके अनुसार अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता था। उसे यह महसूस हुआ कि शायद उसकी गलतियां भी इसी वजह से हो रही थीं। एक दिन रवीश ने अपने आप से वादा किया कि वह अब अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। उसने सोचा, अगर मैं यह किताब पूरा पढ़कर इन सब चीजों को समझ सकता हूं तो क्यों न मैं अपनी जिंदगी में इन्हें लागू करूं। किताब ने उसे सिखाया कि हमें अपनी गलतियों को केवल पहचानना नहीं चाहिए बल्कि उनका सुधार भी करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में रवीश ने अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश की। ऑफिस में जब उसे किसी नए प्रोजेक्ट के लिए चुनौती मिली तो पहले की तरह डर के बजाय उसने उसे एक अवसर के रूप में देखा। घर में भी उसने अपनी पत्नी से खुलकर बात करने की कोशिश की, बजाय इसके कि वह चुप रहता और बातों को टालता रहता। रवीश ने महसूस किया कि जब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो वह एक बेहतर इंसान बनता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब के उस पहले लेसन ने रवीश को एक नई दिशा दिखाई थी। उसे समझ में आ गया था कि कोई भी बड़ी सफलता बिना अपने अंदर की गलतियों को पहचानने और सुधारने के नहीं मिल सकती। यह यात्रा केवल शुरुआत थी और रवीश को पता था कि आगे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रवीश ने मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहता हूं किताब का पहला लेसन पढ़कर अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए थे, लेकिन उसे अब भी लगता था कि कुछ चीजें ठीक से नहीं बदल पाईं। उसकी पुरानी आदतें जैसे दूसरों से तुलना करना, खुद पर शक करना और हमेशा अपनी गलतियों से भागना कभी कभी उस पर भारी पड़ती। किताब में अगले लेसन के बारे में पढ़ते हुए उसे लगा जैसे एक नया रास्ता उसकी आंखों के सामने खुल रहा था। किताब का अगला बड़ा लेसन था द पावर ऑफ सेल्फ थेरेपी। इस लेसन में लेखक ने एक नई विधि का परिचय दिया जिसे वे सेल्फ थेरेपी कहते थे। यह एक 2 स्टेप का तरीका था जो व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को ठीक करने का पूरा नियंत्रण देता था। रवीश ने इसे ध्यान से पढ़ा और उसे लगा कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जो उसकी जिंदगी में सचमुच बदलाव ला सके। किताब में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य का जिम्मा खुद लेना चाहिए। जिंदगी में हम जो भी मानसिक और भावनात्मक समस्याएं झेलते हैं उनका इलाज सिर्फ बाहरी सलाह से नहीं हो सकता, बल्कि खुद को ठीक करने के लिए हमें अंदर से बदलाव लाने की जरूरत होती है। रवीश को यह बात पहले तो कुछ अजीब लगी क्योंकि वे हमेशा मानसिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर या काउंसलर की सलाह लेने का पक्षधर था, लेकिन किताब में लेखक ने यह स्पष्ट किया था कि खुद को ठीक करने की प्रक्रिया को सेल्फ थेरेपी कहते हैं और यह हर व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। रवीश को लगा कि शायद यही वह तरीका है जो उसे अपनी मानसिक स्थिति को समझने और सुधारने में मदद कर सकता है। इसलिए उसने किताब में दिए गए 2 स्टेप्स को ध्यान से समझने की कोशिश की। पहला स्टेप था एम्ब्रेस योर इमोशंस। इसमें लेखक ने कहा था कि अपने इमोशंस, भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना सबसे पहला कदम है। रवीश ने पहले सोचा, क्या मुझे अपनी भावनाओं से नफरत करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर उसे लगता था कि उसकी भावनाएं उसे कमजोर बनाती हैं। वह अपने गुस्से, चिंता और अवसाद को छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन किताब ने उसे बताया कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या उनसे भागते हैं तो वे और भी मजबूत हो जाती हैं। रवीश को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी भावनाओं से नफरत करने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने की जरूरत है। एम्ब्रेस योर इमोशंस का मतलब था अपनी भावनाओं को गहरे से महसूस करना, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या गलत। रवीश ने यह महसूस किया कि जो भी वह महसूस करता था, चाहे वो खुशी हो या गुस्सा, उसके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था कि वह उस भावना को अपने अंदर से गुजरने दे, बजाय इसके कि वह उसे दबा दे। किताब में लेखक ने उदाहरण दिया था कि अगर आप दुखी हैं तो बस खुद को रोने का मौका दें, गुस्से में हैं तो उसे बिना किसी अपराध बोध के महसूस करें, अगर आप डरे हुए हैं तो डर को पहचानें। ये सब महसूस करने से आप उन भावनाओं से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही उनका कारण भी समझ सकते हैं। रवीश ने कुछ दिन अपने आप को इस दिशा में अभ्यास करते हुए देखा। जब वह गुस्से में आता तो उसने खुद से यह पूछा, मैं गुस्से में क्यों हूं?
और फिर उसने उस गुस्से को बिना किसी डर या शर्म के महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि इस अभ्यास से वह कम गुस्से में आने लगा था, क्योंकि उसने गुस्से को स्वीकारना शुरू कर दिया था। अब जब भी वह परेशान होता, वह अपने अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करता और उन्हें बिना दबाए स्वीकार करता। दूसरा स्टेप था रिफ्रेम योर थॉट्स। किताब में लिखा था कि सेल्फ थेरेपी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अपने विचारों को फिर से फ्रेम करना, रिफ्रेम योर थॉट्स। रवीश ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि वह हमेशा अपने विचारों को नकारात्मक रूप से देखता था। वह अपने बारे में और अपनी स्थिति के बारे में अक्सर बुरा सोचता था। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास जो कुछ भी है वो सही नहीं है, अगर लोग मुझे नापसंद करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे विचार उसके मन में लगातार आते थे। लेकिन किताब में यह बताया गया था कि अगर हम अपने विचारों को नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो वे ही हमारी वास्तविकता बन जाएंगे। इसका मतलब था कि हम जितना नकारात्मक सोचेंगे उतना ही हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। रवीश ने यह समझा कि उसे अपने विचारों को नया नजरिया देने की जरूरत है। उसे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीखना होगा। इससे पहले कि वह इसका अभ्यास करे, रवीश ने एक छोटी सी एक्सरसाइज की। उसने एक दिन अपना नोटबुक निकाला और उन सभी नकारात्मक विचारों को लिखा जो वह दिन भर में सोचता था। वह देख रहा था कि उसके अधिकतर विचार खुद को कमजोर और असफल बनाने वाले थे। उदाहरण के लिए, जब उसे अपने काम में किसी टास्क को पूरा करने में दिक्कत आती तो वह सोचता, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने इसे फिर से फ्रेम करने की कोशिश की। अगर मुझे यह काम मुश्किल लगता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं इसे धीरे धीरे सीख सकता हूं और सुधार सकता हूं। रवीश ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने विचारों को फिर से फ्रेम कर रहा था, उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी। किताब में लेखक ने यह भी बताया था कि सेल्फ थेरेपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं खुद को किसी और की तरह सोचने का मौका दे सकता हूं, और फिर एक नई सकारात्मक दिशा में अपने विचारों को मोड़ सकते हैं। रवीश ने यह सब अपनाना शुरू किया। जब उसे लगा कि वह कोई गलती कर रहा है तो उसने खुद से कहा, यह गलती मुझे सिखाने के लिए है और इससे मैं कुछ नया सीखूंगा। इसके बाद रवीश ने इन 2 स्टेप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। अब जब भी वह किसी मुश्किल में फंसता या कोई नकारात्मक विचार उसके मन में आता तो वह उसे पहचानता और फिर अपने भावनाओं को समझने के साथ साथ उन्हें सकारात्मक तरीके से फ्रेम करता। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास में सुधार होने लगा। रवीश ने देखा कि सेल्फ थेरेपी न सिर्फ उसे मानसिक शांति दे रहा था, बल्कि उसकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी बदलाव आ रहा था। वह अब अपने रिश्तों में भी अधिक समझदारी से काम लेने लगा था। उसने महसूस किया कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने भावनाओं और विचारों को स्वीकार कर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, न कि उन्हें दबाने या नकारने की कोशिश करें। इस नए दृष्टिकोण ने रवीश को यह समझने में मदद की कि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा चिकित्सक बन सकता है। किताब में जो सेल्फ थेरेपी का तरीका था वह केवल मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में आत्म प्रेम और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक रास्ता था। अभी भी रवीश को यह पता था कि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, यह तो बस एक शुरुआत थी। लेकिन उसे यह विश्वास था कि अगर वह इन कदमों को सही तरीके से अपनाता रहे तो उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। सेल्फ थेरेपी ने उसे अपनी खुद की ताकत और नियंत्रण को पहचानने का एक नया तरीका दिया था। रवीश अब जानता था कि जब वह अपनी मानसिक स्थिति और विचारों को नियंत्रित कर सकता है तो वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकता है। सेल्फ थेरेपी ने उसे यह एहसास दिलाया कि हमें कभी भी अपनी ताकत दूसरों में नहीं तलाशनी चाहिए, वह ताकत हमारे अंदर ही है। रवीश ने आई कैन इफ आई वॉन्ट टू किताब के तीसरे लेसन को पढ़ते हुए महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी उसने सीखा था वह सिर्फ उसके मानसिक स्वास्थ्य को कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन अब भी उसे लगता था कि कुछ चीजें पूरी तरह से बदल नहीं पाई थीं। वह अक्सर खुद को नाकाफी और अपर्याप्त महसूस करता था। उसकी यह सोच उसकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती थी, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत लक्ष्य। किताब का अगला लेसन था चैलेंजिंग एरोनियस बिलीव्स।
गलत विश्वासों को चुनौती देना। इस लेसन में लेखक ने एक अहम बात कही थी। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में गलत और नकारात्मक विश्वासों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, जो हमें कमजोर और नाकाम समझाने की कोशिश करते हैं। रवीश के लिए यह एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। वह खुद को हमेशा अपनी सीमाओं में बांधता था और उसे लगता था कि वह कभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। यही गलत विश्वास उसे अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोक रहे थे। किताब में यह भी लिखा था कि कई बार हम अपनी असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों को इस तरह से देखने लगते हैं कि वे हमारे बारे में एक स्थायी सच बन जाते हैं, जैसे मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल ही होता हूं, या मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। ये विश्वास न केवल गलत होते हैं, बल्कि ये हमें अपनी असली ताकत से दूर ले जाते हैं। रवीश ने इसे गहरे से महसूस किया। उसे यह समझ में आया कि जब तक वह अपने इन गलत विश्वासों को पहचान कर उन्हें चुनौती नहीं देगा, तब तक वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। यही वह मोड़ था जब रवीश ने यह तय किया कि अब वह इन विश्वासों को चुनौती देगा और उन्हें बदलने की कोशिश करेगा। बिलीव्स किताब के पहले हिस्से में लेखक ने बताया था कि गलत विश्वासों को पहचानना पहला कदम है। रवीश ने अपनी जिंदगी पर गौर किया और सोचा, क्या ऐसी कोई मान्यता है जो मुझे हमेशा नाकाम या अपर्याप्त महसूस कराती है? उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि उसका सबसे बड़ा गलत विश्वास था, मैं हमेशा दूसरों से कम हूं। जब भी उसे किसी नए अवसर का सामना करना होता तो उसका पहला ख्याल यही आता था कि यह मेरे बस का नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। ये विश्वास उसे खुद को किसी और से कम और अपनी मेहनत को नाकाफी महसूस कराता था। उसे यह हमेशा लगता कि अगर किसी ने उसे आलोचना की या उसकी मेहनत को सराहा नहीं, तो इसका मतलब यह था कि वह कभी किसी से कम नहीं होगा। यही वह जगह थी जहां रवीश ने समझा कि उसे खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, क्या यह विश्वास सही है? रवीश ने किताब के इस लेसन को पढ़कर महसूस किया कि यह विचार केवल उसका डर और असुरक्षा थे, न कि कोई सच। क्या सच में वह कभी भी पूरी तरह से अच्छा नहीं कर सकता? क्या दूसरों की राय ही उसकी सफलता और असफलता का पैमाना होना चाहिए? क्या अगर वह खुद पर विश्वास करता तो क्या वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था? ये सभी सवाल उसे उस सही रास्ते पर ले गए जो उसे अपनी गलत मान्यताओं को पहचानने और बदलने में मदद करने वाला था। स्टेप 2, चैलेंजिंग द बिलीव्स। अब जब रवीश ने अपने गलत विश्वासों को पहचान लिया तो अगले स्टेप में उसे उन्हें चुनौती देना था। किताब में लेखक ने यह स्पष्ट किया था कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को वास्तविकता की कसौटी पर परखना चाहिए। रवीश ने खुद से यह सवाल पूछा, क्या सच में मुझे कभी किसी चीज में सफलता नहीं मिलेगी? और फिर उसने तर्क संगत तरीके से यह सोचने की कोशिश की कि क्या यह सही है। वह समझने लगा कि उसे खुद से कहना होगा, यह मेरी सोच है और मैं इसे बदल सकता हूं। जैसे ही उसने अपने इस विश्वास को चुनौती दी, उसे महसूस हुआ कि उसका डर या असुरक्षा एक निराधार भावना थी, न कि कोई ठोस सच। अब उसे यह महसूस हो रहा था कि हर बार जब भी उसे खुद से यह सवाल आता था, वह खुद को कमजोर मानने की बजाय उसे एक अवसर की तरह देख सकता था। उदाहरण के तौर पर, जब वह सोचता था मैं कभी नहीं कर सकता, तो उसने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने खुद से कहा, मैं अगर इसे चुनौती के रूप में देखूं तो मुझे अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये एक प्रक्रिया है, मुझे हर दिन कुछ कुछ करके आगे बढ़ना होगा। यह सोच बदलने से रवीश को अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने की उम्मीद मिली। जब वह किसी नए कार्य या प्रोजेक्ट के बारे में सोचता था तो अब उसे लगता था कि अगर शुरुआत में कोई कठिनाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इसे नहीं कर सकता, बल्कि इसका मतलब है कि उसे सुलझाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही वह पल था जब उसने यह सीखा कि मुश्किलों का सामना करना न केवल जीवन का हिस्सा है, बल्कि यही हमें हमारी क्षमता का पूरा एहसास भी दिलाता है। स्टेप 3, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। किताब में लेखक ने तीसरे कदम के रूप में पॉजिटिव रिफ्रेमिंग की बात की थी। इसका मतलब था कि हम अपने नकारात्मक विचारों को नए सकारात्मक तरीके से देख सकते हैं। रवीश ने इसे गहराई से समझा और इसे अपनी दिनचर्या में लागू करना शुरू किया। जब वह खुद को नाकाम या कमजोर महसूस करता था तो अब वह इसे अपनी ताकत बनाने की कोशिश करता था। वह सोचने लगा,
अगर मैंने किसी काम में गलती की है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा नाकाम रहूंगा। यह सिर्फ एक अनुभव है जिससे मैं सीख सकता हूं। उसने इस प्रक्रिया में अपनी सोच को फिर से ढालने की कोशिश की। अब वह अपनी असफलताओं को केवल समस्याओं के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन अनुभवों को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखता था। जब वह अपनी नौकरी में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता था तो उसे यह लगता था कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उसने इसे फिर से फ्रेम किया। यह एक चैलेंज है और इससे मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। उसने यह महसूस किया कि कोई भी कठिन काम उसे चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे बेहतर बनाने का एक अवसर देता है। स्टेप 4, बिल्डिंग सेल्फ वर्थ किताब में लेखक ने यह भी बताया था कि जब हम अपनी गलत मान्यताओं को चुनौती देते हैं तो हमें अपनी सेल्फ वर्थ, आत्ममूल्यता को भी फिर से देखना और समझना चाहिए। रवीश के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था और उसे यह लगता था कि शायद वह कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब जब उसने अपने गलत विश्वासों को पहचानने और उन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू की तो उसने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। वह अब खुद से कहने लगा, मैं अपनी जिंदगी में अपनी क्षमता को पहचान सकता हूं और मैं अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता हूं। मैं जितना सोचता हूं उतना कमजोर नहीं हूं। मैं अपने जीवन के सबसे बड़े हकदार हूं। यह सोच उसे आत्मविश्वास से भर देती थी और उसने अपने आत्म संस्कार को नए तरीके से देखा। रवीश ने जाना कि जब हम अपनी मानसिकता में बदलाव लाते हैं और गलत विश्वासों को चुनौती देते हैं तो हम न केवल अपने बारे में अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। वह अब जानता था कि गलत विश्वासों से मुक्ति पाकर वह अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकता है। इस तरह चैलेंजिंग एरोनस बिलीफ्स ने रवीश को न केवल अपनी मानसिकता में बदलाव करने का एक तरीका दिया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि अपनी असफलताओं और नकारात्मक विश्वासों को चुनौती देना ही असल में सच्ची सफलता की ओर पहला कदम है। रवीश ने आई कैन इफ आई वॉन्ट टू किताब में तीसरे लेसन चैलेंजिंग एरोनियस बिलीफ्स, गलत विश्वासों को चुनौती देना, को पूरी तरह से आत्मसात किया था और उसे अपनी सोच में एक गहरा बदलाव महसूस हो रहा था। लेकिन किताब में आगे एक और लेसन था जो उसे और भी ज्यादा आकर्षित कर रहा था। वह लेसन था असर्टिवनेस ट्रेनिंग, आत्मविश्वास और दृढ़ता की ट्रेनिंग। रवीश को लगता था कि यह वह पहलू था जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुधार ला सकता था। रवीश के लिए हमेशा से एक समस्या यह रही थी कि वह अपनी बातों को सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता था। कभी भी किसी ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया या उसकी मदद की जरूरत पाई, वह अक्सर चुप रहता था और कभी कभी यह महसूस करता था कि वह खुद की जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाता। वह हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों का ख्याल रखते हुए अपने आप को पीछे रखता था। उसे यह एहसास हुआ कि यही एक कारण था कि उसके रिश्तों में कभी कभी तनाव आ जाता था। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं खुद को अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर पाता। किताब में जब उसने असर्टिवनेस ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा तो यह उसके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेखक ने इसे सशक्त संवाद, पावरफुल कम्युनिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया था। इससे रवीश को समझ में आया कि अगर वह खुद को व्यक्त करने में सक्षम होगा तो वह न केवल दूसरों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता था, बल्कि वह खुद के प्रति भी अधिक सम्मान महसूस करेगा। असर्टिवनेस ट्रेनिंग का मतलब था अपनी इच्छाओं, जरूरतों और विचारों को एक स्पष्ट और दृढ़ तरीके से व्यक्त करना, बिना किसी डर या संकोच के। इसका यह भी मतलब था कि जब भी हमें किसी चीज का विरोध करना हो तो उसे सच्चाई और शांति से कहना। रवीश को यह विचार बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वह अपनी बात कहने में नर्वस हो जाता था और अक्सर दूसरों की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं को दबा देता था। पहला कदम, आत्मविश्वास की पहचान करना, किताब में पहले कदम के रूप में यह बताया गया था कि सबसे पहले हमें खुद में आत्मविश्वास का निर्माण करना होता है। रवीश को यह एहसास हुआ कि अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो वह कभी दूसरों के सामने अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पाएगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह हमेशा दूसरों की बातों के सामने चुप रहता था या फिर उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाने से डरता था।
लेखक ने इस बारे में विस्तार से बताया कि आत्मविश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे हम विकसित कर सकते हैं। रवीश को समझ में आया कि आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावे या टेम्पोररी हालात पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति पर आधारित होता है। जब हम अपनी आत्म मूल्यता को समझते हैं और खुद को सही मानते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं होता। रवीश ने यह भी सीखा कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों को दबाने या उनकी भावनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को बिना किसी डर और अपराध बोध के दूसरों से साझा कर सकें। आत्मविश्वास एक सकारात्मक और सशक्त तरीका है अपनी बात रखने का, बिना किसी को चोट पहुंचाए। दूसरा कदम बाउंड्रीज, सीमाओं को पहचानना। अगला कदम था अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से बताना। रवीश ने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी सीमाओं को खुद ही समझता था, लेकिन कभी उन्हें दूसरों से नहीं कह पाता था। जब कोई उसकी मदद मांगता तो वह जल्दी से हाँ कह देता, चाहे वह समय के लिए तैयार ना हो। जब कोई उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन करता तो वह चुप रहता और यह महसूस करता था कि उसे अपनी व्यक्तिगत स्पेस और ज़रूरतों के बारे में किसी को बताने का अधिकार नहीं था। लेखक ने असर्टिवनेस ट्रेनिंग के इस पहलू को महत्वपूर्ण बताया था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को जानने और स्वीकारने का हक है। किसी भी रिश्ते में स्वस्थ सीमाएं स्थापित करना जरूरी है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और साथ ही दूसरों के साथ सशक्त और स्वस्थ रिश्ते बना सकें। रवीश ने यह समझा कि जब वह अपनी सीमाओं को न बताकर खुद को परेशान करता था, तो यह न केवल उसे तनाव में डालता था, बल्कि उसके रिश्ते भी प्रभावित होते थे। किताब में लेखक ने एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें हमें अपने जीवन में उन पहलुओं की पहचान करनी होती है जहां हम अपनी सीमाओं को खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई लगातार देर से आकर उसे परेशान करता था, तो रवीश को यह सिखाया गया कि उसे बिना अपराध बोध के कहना चाहिए, मैं देर तक इंतजार नहीं कर सकता, मुझे समय की अहमियत है। इसी तरह जब कोई उसके निजी समय को बर्बाद करता था, तो उसे साफ तौर पर यह कहना चाहिए, मैं इस वक्त किसी से मिल नहीं सकता, मुझे कुछ समय चाहिए। रवीश ने यह तरीका अपनाना शुरू किया और उसने महसूस किया कि जब उसने अपनी सीमाओं को दूसरों के सामने रखा, तो वे उसे अधिक सम्मान देने लगे और उसकी इच्छाओं और समय का सम्मान किया। तीसरा कदम नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात थी, नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब था बिना किसी डर या दोषारोपण के अपनी बात रखना। रवीश को यह समझ में आया कि जब भी किसी ने उसे कोई सलाह दी या आलोचना की, तो वह तुरंत अपनी स्थिति को बचाने के लिए प्रतिक्रिया देता था। लेकिन अब उसे यह सीखने की ज़रूरत थी कि अगर कोई उसकी आलोचना करे, तो उसे प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी बात को शांति से रखना चाहिए, बिना किसी आक्रामकता या बचाव के। नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन के दौरान हमें अपनी भावनाओं और विचारों को सीधे तौर पर और बिना किसी हमले के व्यक्त करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने रवीश से कहा, तुम हमेशा चुप रहते हो, तुम्हें कुछ कहना चाहिए, तो पहले वह खुद को बचाने के लिए कहता, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन अब उसने इसे नए तरीके से देखा। अब वह कहता, मैंने अभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन मुझे यह कहना चाहिए कि मैं जब भी जरूरी महसूस करता हूं, अपनी राय जरूर रखता हूं। इस तरीके से वह अपनी स्थिति को साफ करता और आक्रामक प्रतिक्रिया से बचता। रवीश ने महसूस किया कि यह तरीका न केवल उसकी आत्म मूल्यता को बढ़ाता है, बल्कि इससे वह अपने रिश्तों में भी संतुलन बनाए रखता था। उसने देखा कि जब वह बिना डरे अपनी बात करता, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया भी अधिक सकारात्मक और समझदारी से होती थी। चौथा कदम सेइंग नो इफेक्टिवली। किताब में एक और महत्वपूर्ण चीज थी, सेइंग नो इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से ना कहना। रवीश को यह बड़ा चैलेंज लगता था। वह हमेशा हाँ कहता था, चाहे वह किसी काम को करने के लिए तैयार हो या नहीं। उसे यह डर था कि अगर उसने ना कहा, तो सामने वाला उसे नकारात्मक रूप से देखेगा या नाराज हो जाएगा। लेकिन यह किताब उसे यह समझाने में मदद कर रही थी कि ना कहना बिल्कुल स्वाभाविक है और यह हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करने में मदद करता है। किताब में यह भी कहा गया था कि ना कहना एक कला है।
ये जरूरी नहीं कि हम इसे आक्रामक तरीके से कहें, बल्कि हम इसे शांति और सम्मान से कह सकते हैं। रवीश ने यह सीखा कि अगर कोई काम उसे बहुत ज्यादा थका देता है या उसके पास समय नहीं होता तो उसे सीधे तौर पर कहना चाहिए, मुझे इस वक्त यह काम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी और वक्त मदद कर सकता हूं तो जरूर बताइए। इस तरीके से उसने यह महसूस किया कि न केवल उसने अपनी सीमाओं का सम्मान किया, बल्कि सामने वाले को भी सम्मानित किया। आखिरी कदम, बिल्डिंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स। अंत में लेखक ने यह बताया कि असर्टिवनेस से सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह हमें अपने रिश्तों को ज्यादा स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से बनाने में मदद करता है। जब हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से और बिना किसी डर के व्यक्त करते हैं तो हमारे रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। रवीश ने अब तक मैं कर सकता हूं अगर मैं चाहता हूं किताब के कई महत्वपूर्ण लेसन्स को आत्मसात कर लिया था। उसने अपनी गलत विश्वासों को चुनौती दी, आत्मविश्वास और दृढ़ता को अपनाया, अपनी सीमाओं को पहचाना और उन्हें दूसरों के सामने रखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने यह सीखा कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से न केवल वह अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकता है, बल्कि खुद को भी सम्मान दे सकता है। लेकिन अब वह किताब के अगले लेसन, टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स चेंज, परिवर्तन की दिशा में कदम उठाना, को पढ़ने जा रहा था। और इस बार वह समझने के लिए तैयार था कि असली बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि इसके लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने की जरूरत होती है। किताब के इस अंतिम लेसन में लेखक ने एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया था। समस्याओं को पहचानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके समाधान की दिशा में कदम उठाना। रवीश के लिए यह एक नई और प्रेरणादायक बात थी। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी उसने सीखा था वह सिर्फ मानसिक परिवर्तन तक ही सीमित था। हालांकि यह परिवर्तन एक बुनियादी शुरुआत थी, लेकिन अगर वह अपनी जिंदगी में वाकई कुछ बदलना चाहता था तो उसे सक्रिय कदम उठाने की जरूरत थी। किताब ने यह स्पष्ट किया था कि केवल समझ और जागरूकता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बदलाव के लिए मजबूत इरादे और ठोस कार्य आवश्यक होते हैं। कदम 1, समस्या को पहचानना और उसकी सच्चाई को स्वीकारना। टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स चेंज की पहली सीख यह थी कि किसी भी समस्या को पहचानना और उसे स्वीकारना पहला कदम है। रवीश ने महसूस किया कि पहले की तरह वह अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें सामने लाने और स्वीकार करने का हौसला जुटा सकता था। उदाहरण के लिए, रवीश को हमेशा यह महसूस होता था कि वह अपने करियर में कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। यह भावना उसे तनाव और चिंता में डाल देती थी, लेकिन वह हमेशा इसे छुपाए रखता था। अब उसने इसे खुलकर स्वीकार किया। मैंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है और मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा। किताब में लेखक ने यह बताया था कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमें उसे सीधे तौर पर पहचानना होता है। केवल समस्या को पहचानने से ही हम उसे हल करने के लिए कदम उठा सकते हैं। रवीश ने अब यह समझा कि अगर वह अपनी असफलताओं या नाकामियों को नजरअंदाज करेगा तो वह कभी उन पर काबू नहीं पा सकेगा। उसे अब यह मानना होगा कि जिन चीज़ों से वह डरता है या जिन चीज़ों पर वह गर्व नहीं कर पाता, वे उसके सुधार के लिए रास्ते भी हो सकते हैं। रवीश ने यह निर्णय लिया कि वह अपने हर पहलू पर ध्यान देगा, चाहे वह उसकी मानसिकता हो, उसका करियर हो या उसके व्यक्तिगत रिश्ते। उसे हर समस्या का हल ढूंढने के लिए खुद को तैयार करना था। यह कदम उठाने से पहले उसे यह समझना था कि बिना किसी समस्या को स्वीकार किए वह समाधान की ओर बढ़ नहीं सकता। कदम 2, ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। अब जब रवीश ने अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लिया था तो अगला कदम था स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। किताब में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अगर किसी भी बदलाव को लागू करना है तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक दिशा के बिना परिवर्तन असंभव हो सकता है। रवीश ने यह महसूस किया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ठोस लक्ष्य नहीं रखता था। अब उसने अपनी जिंदगी में उन क्षेत्रों की पहचान की जहां वह सुधार चाहता था, उसके करियर में, व्यक्तिगत विकास में और रिश्तों में। उसने पहले सोचा, क्या मैं हर दिन खुद को कुछ और बेहतर बना सकता हूं? उसने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया और एक ठोस योजना बनाई। उदाहरण के लिए,
वह अब अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा, हर सप्ताह एक नया कौशल सीखेगा और अपने रिश्तों में बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए कुछ वक्त निकालेगा। लेखक ने यह भी कहा था कि लक्ष्य केवल बड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि छोटे और व्यवहारिक कदमों में भी विभाजित होने चाहिए। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो हम उसे पूरा करने में ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं और निराश हो सकते हैं। रवीश ने अपने लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ा। उसने सोचा कि अगर वह हर दिन कुछ कदम बढ़ाएगा तो वह लंबी दौड़ में जरूर सफल होगा। कदम 3, डर का सामना करना और जोखिम लेना किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु था। डर का सामना करना और जोखिम लेना। लेखक ने यह साफ किया था कि परिवर्तन का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी सुरक्षा से बाहर निकलकर नए रास्तों को अपनाने की जरूरत होती है। रवीश को यह विचार कुछ कठिनाई में डाल रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश की तो वह असफल हो सकता है। लेकिन किताब ने यह स्पष्ट किया था कि डर का सामना करना जरूरी है, क्योंकि असल में डर ही हमें वही करने से रोकता है जो हमें करना चाहिए। रवीश ने यह महसूस किया कि अगर वह बदलाव के लिए कदम नहीं उठाएगा तो वही पुरानी समस्याएं और वही पुरानी स्थिति बनी रहेगी। रवीश ने खुद से यह सवाल किया, अगर मुझे डर लगता है तो क्या मैं उस डर के कारण अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दूंगा? जवाब था नहीं। डर का सामना करने के लिए उसे छोटे कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, वह अपने करियर में किसी नई चुनौती को स्वीकार करेगा, भले ही वह डरता हो कि वह नाकाम हो सकता है। वह अब लोगों से अपनी असहमतियों को बेहतर तरीके से व्यक्त करेगा, चाहे उसे कुछ संकोच क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।